नमस्कार शिक्षक साथियों, एजुटेक मित्रा पर आपका हृदय से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा गतिविधि आधारित अधिगम किट कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 के लिए एक नई गाइडलाइन सत्र 2023-24 के लिए जारी की गई है। इस गाइडलाइन में क्या है मुख्य बिंदु, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हम एकदम ऑथेंटिक जो जानकारी होती है वही आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसी को हम शेयर करते हैं, इसलिए आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। तो शिक्षक बंधुओं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में की गई अनुशंसाओं के अनुसार शिक्षा के बुनियादी स्तर पर खेल और गतिविधि आधारित अधिगम की बात की गई है। न सिर्फ अधिगम बल्कि आंकलन का भी इस प्रकार से किया जाए कि बालक को कोई भी भय नहीं हो। साथ ही बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, जो कि बालक के लिए भविष्य की नींव है, वह भी इस बात पर निर्भर करती है कि बालक की रुचि सीखने में कितनी है। बालक का सीखना तब और स्थायी हो जाता है जब वह बालक किसी भी चीज को स्वयं करके सीखता है। प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को एनईपी 2020 में भी स्वीकार किया गया। इन सभी को पूरा करने हेतु प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए राज्य है वो विगत कई वर्षों से विद्यालयों को निःशुल्क गतिविधि आधारित अधिगम किट के रूप में टीएलएम सामग्री है वो उपलब्ध करवा रहा है, जिसका कक्षा 1 से 5 के लिए समस्त विद्यालयों तक एक चरण पूर्ण किया जा चुका है। इस कार्यक्रम की निरंतरता में समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट 2023-24 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार केंद्र सरकार के द्वारा कक्षा 1 से 2 के लगभग 22,330 विद्यालय और कक्षा 3 से 5 के लिए 25,203 विद्यालयों में एबीएल किट की स्वीकृति की गई है। अब साथियों, हम ये जानेंगे कि एबीएल किट है, इसका उद्देश्य क्या है, ये एबीएल किट क्यों बनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की समझ विकसित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा की नींव कक्षा 1 से 5 को मजबूत करना है। प्रत्येक बच्चे को कार्य करके सीखने के पर्याप्त अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। शिक्षण को सहज, सरल, आनंददायी और रुचिकर बनाना है। कक्षा कक्ष में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना है और इसके साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रक्रिया को भी सुनिश्चित करना है। इसका अगला जो चरण है वो है बच्चों में सीखने की भावनाओं को प्रोत्साहित करना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीखें, इसके लिए उनमें एक भावना का विकसित होना जरूरी है। साथ ही हम बात करें कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं को गतिविधि आधारित बनाना। देखिए, कई शिक्षक हैं, कई स्कूलों हैं जहां पर बस रट्टा मारी वाला पढ़ाई शुरू हो जाती है या सीधे बच्चे को खड़ा करके करवा देते हैं पाठ कंप्लीट और वो पता नहीं पासबुक वगैरह से कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, गतिविधि नहीं हो पाती है। तो हम एक पाठ को अगर 2 से 3 दिन खींच के चले आराम से और उसमें एक्टिविटी करवाएं तो वो पाठ में उसमें शिक्षक को ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं होती है और वो बच्चे के स्थायी तौर पर दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है। और आकलन प्रक्रिया है उसको भयमुक्त बनाना भी इस एबीएल किट का मुख्य उद्देश्य है। अब साथियों, हम बात करेंगे इस गाइडलाइन के अगले चरण की, जिसमें हमें मतलब कि शिक्षकों को क्या करना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कुल 6 पॉइंट दे रखे हैं। ये पॉइंट मिसमैच है, इसमें ये जो नंबर है थोड़े गलत लगे हुए हैं। यहाँ से ये 1 नंबर पॉइंट है। तो विद्यार्थियों को मुक्त रूप से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता प्रदान करना। बच्चे एकदम फ्री माइंड रहें और आराम से पढ़ाई करें। कलर के माध्यम से अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करें। बच्चों को रंग चित्रकारी करने का भी अवसर मिलना चाहिए, इससे बच्चे खुलते हैं। और इसके साथ ही मुक्त लेखन को प्रेरित करें। बच्चे एकदम फ्री हैंड होकर के अपने लेखन कार्य को कंप्लीट करें और जो उनके मन में आए वो लिखें, जैसा आए वैसा लिखें। और ये जितना ज्यादा करेंगे उतने ज्यादा बच्चे खुलते जाते हैं। इसके अलावा इसका जो
अगला चरण है, चौथा पार्ट, जो मेन पॉइंट है, सृजनात्मक विकास हेतु छात्रों को प्रेरित करना। देखिए, हमें मारना, प्रताड़ित करना, डांटना, फटकारना, ये बातें तो करनी ही नहीं है, क्योंकि ये तो होता ही नहीं है ना। हमें क्या करना है, बच्चों को प्रेरित करना है। तो इसमें आप देखो, थंब पेंटिंग बच्चे कर सकते हैं अंगूठे से कलर भर करके, है ना। और इसके अलावा ओनियन पेंटिंग भी कर सकते हैं। कई स्कूलों में, हमारे जो राजस्थान सरकार के स्कूल हैं, वहां पर कई स्कूलों में ऐसे शिक्षक हैं जो एक्टिव हैं और डेडिकेट हैं, वो बहुत ही अच्छा करवा रहे हैं। एक कॉटन पेंटिंग भी करवाई जा सकती है, ठीक है। इससे क्या होता है, बच्चे में सृजनात्मकता का विकास होता है, क्रिएटिविटी है वो डेवलप होती है। अगला जो पांचवा पॉइंट है, छात्रों की कल्पना शक्ति और रचनात्मक विकास हेतु पुराने पेपर का कटिंग या पिक्चर देखकर स्क्रैप बुक में कोलेज बनवाना, ठीक है ना। जैसे एक पुरानी किताब ले ली और उस किताब के अंदर ही अखबार की कटिंग है वगैरह, जैसे मेलों के चित्र हैं वो वगैरह, उसके अंदर सहेजना, उनको चिपकाना या पेस्ट करना, स्टेपल करना वगैरह। तो एक कोलेज बनाने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करें, ठीक है। इससे बच्चों में क्या होगा कि सूचनाओं को संग्रह करना, एकत्र करने की भावना विकसित होगी, सूचनाओं का स्टोरेज करना है वो भी बच्चे सीखेंगे, ठीक है। और छात्रों में बौद्धिक विकास के साथ साथ सृजनात्मक विकास को बढ़ावा देना। देखिए, बौद्धिक विकास तो होनी चाहिए, बुद्धि तो डेवलप हुई हो, लेकिन उसमें जो इसकी क्रिएटिविटी है वो भी बढ़े। तो इस हेतु क्या है, कक्षा स्तर अनुसार गतिविधियां करवाना, जैसे कलर करवा सकते हैं आप, कोलाज बनवा सकते हैं, लीप पेंटिंग करवा सकते हैं, नियमित रूप से या जैसे ही संभव हो यथा समय स्वयं करवाने के साथ साथ छात्रों को घर पर भी कुछ कार्य करने के लिए हम दे सकते हैं, ठीक है। ये जो मैं अभी चीजें जिनका मैं वाचन कर रहा हूं, ये टीचर्स के लिए है। और अगला जो इसका छठा पॉइंट है वो है, उपरोक्त सभी गतिविधियों को करवाया जाना सुनिश्चित करते हुए नो बैक डे यानी कि शनिवार को छात्रों के साथ स्तर अनुसार अलग अलग स्तर बनाए हुए हैं। आप जो नो बैक डे की गाइडलाइन है उसका वीडियो का जो लिंक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हैं। और उसके स्तर के अनुसार ही इनकी प्रतियोगिताएं भी करवाई जा सकती है, और जिससे छात्रों में इन सभी कार्यों को लेकर उत्साह और रुचि बढ़ेगा, ठीक है। रुचि बढ़ेगी तो स्वतः ही बच्चे आपके स्कूल की तरफ बढ़ेंगे, आपका नामांकन होगा, आपको अलग से सीटीएस सर्वे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बहाने से बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में आएंगे और ज्यादा से ज्यादा नामांकन बढ़ेगा, ठीक है। और हमें भी मतलब शिक्षकों को भी ज्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि बच्चों के मन में ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। अब राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो स्कूल शिक्षा परिषद है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, उसने विभिन्न स्तरों पर कुछ दायित्व निर्धारित किए हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दायित्व आता है वो जिला स्तर पर किए जाने वाले कार्य है। तो जिला स्तर पर जो परियोजना समन्वयक है, डाइट प्रधानाचार्य हैं या डाइट में जो प्रभारी होता है इसका वो है, और जिला शिक्षा अधिकारी सीडीओ तो है ही है, ठीक है। इनके क्या दायित्व हो सकते हैं, तो इसमें जो पहला दायित्व का पॉइंट है वो है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार कला किट सामग्री प्राप्त होने पर 7 दिवस में ब्लॉक और विद्यालय के लिए कला किट का वितरण सुनिश्चित करना है। यानी कि जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी तो डिस्ट्रिक्ट से ये 7 दिन के अंदर अंदर ब्लॉक में चली जानी चाहिए, और ब्लॉक में ये 1 से 2 दिनों के अंदर सीधी स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। और हमारी पीओ मीटिंग होती है तो वहां पर टीचर्स लोग आते भी हैं, और पीओ खुद आते हैं, और उनके साथ जो असिस्टेंट या टीचर्स लोग आते हैं तो उनमें ले जा सकते हैं। जिला स्तर पर ब्लॉक स्तर से प्राप्त स्टॉक एंट्री प्रमाण पत्र को समेकित करते हुए सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करनी है। तो ब्लॉक स्तर से जो स्टॉक एंट्री का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होता है उसको जिला वाले क्या करेंगे, परिषद को भेजेंगे चेक। ब्लॉक और विद्यालय तक दिशा निर्देशों की पहुंच सुनिश्चित करना। इस प्रकार की जो गाइडलाइन है वो प्रत्येक ब्लॉक और स्कूल तक पहुंचनी चाहिए, ये जिले का काम है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है कला किट सामग्री के वितरण मॉनिटरिंग के लिए जिला एवं समस्त ब्लॉक कार्यालयों पर प्रभारी नियुक्त करना। देखिए, जिला में भी कला किट का प्रभारी होगा और ब्लॉक में भी कोई आरपी या जो एससीबीओ है वो इसके प्रभारी हो सकते हैं, ठीक है।
प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री की पहुंच और उपयोग की सघन मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अगर ये चीज अगर नहीं है तो कला किट बेकार हो जाएगा, इसलिए मॉनिटरिंग होना जरूरी है। कुछ जगह मॉनिटरिंग बेहतरीन होती है, कुछ जगह थोड़ी वीक होती है। तो ये जो हमारी जो जिला रैंकिंग आती है, उस रैंकिंग के आधार पर हमें पता लगता है कि कहां पर कितना अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग है वो बोलती है, वो कब बोलेगी जब रैंकिंग अच्छी रहेगी। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा पीओ के साथ सतत रूप से कला किट के उपयोग की समीक्षा बैठक करना। अब हमारे जो ब्लॉक के जो सीबीओ हैं, एससीबीओ हैं, वो पीओ के साथ इसकी समीक्षा बैठक करेंगे कि भाई आप कैसा यूज कर रहे हैं, कितना ये लाभकारी हो रहा है और क्या जरूरत है, जो भी वो बैठक का एक एजेंडा हो सकता है इसके लिए। और अगला है ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और पीओ या यूसीओ का कला किट सामग्री के निर्धारण, वितरण और उपयोग के लिए आमुखीकरण करना भी जरूरी है। एक सिंपल सी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए, और ये ट्रेनिंग है वो लगभग आप समझ सकते हैं 1 से लेकर के 2 घंटे की छोटी सी ट्रेनिंग होती है इनकी। अगला जो काम आता है वो है कला किट सामग्री के विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को सामग्री वितरण करने और उनके द्वारा उपयोग की अद्यतन जो प्रगति है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद को आगे भेजनी होती है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये भी वहां पर आगे भेजना जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगला पॉइंट, इसका जो अगला पॉइंट है वो है परिषद स्तर से निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एंट्री भिजवाते हुए स्टॉक रजिस्टर में सामग्री का संधारण भी करना है। तो ये डिस्ट्रिक्ट का काम है। और अब हम बात करेंगे जो ब्लॉक और पीओ है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्लॉक की। तो जिला स्तर से ब्लॉक कार्यालय को जो कला किट प्राप्त होने की तिथि से 5 दिवस में विद्यालयों तक वितरण करना है। मतलब जब परिषद से डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा तो 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लॉक को मिल जाना चाहिए। ठीक है, और जब ब्लॉक को मिल जाता है तो 5 दिन के अंदर अंदर ये स्कूल्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो ब्लॉक कार्यालय है इसकी रहती है। और अगली गाइडलाइन में इसमें जो अगला पॉइंट है वो है प्रत्येक विद्यार्थी तक कला किट सामग्री का वितरण और उपयोग की सघन मॉनिटरिंग भी करना है। देखिए, मॉनिटरिंग का काम वैसे सीडीओ का भी है, लेकिन सीडीओ से ज्यादा जो टच में रहते हैं वो रहते हैं सीबीओ। तो सीबीओ भी सघन मॉनिटरिंग करेंगे इसकी। ठीक है, इसके अलावा इस गाइडलाइन में लिखा है कि पीओ यूसीओ के साथ साथ आमुखीकरण की जो कार्यशाला कर सकते हैं, वर्कशॉप कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं और एक समीक्षा बैठक भी आयोजित करके फीडबैक प्रदान कर सकते हैं। तो और अगला इसका पॉइंट लिखते हैं गाइडलाइन में कि जिले द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्टॉक एंट्री जिले को भिजवाते हुए ब्लॉक स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में सामग्री का संधारण करना है। हमेशा शिक्षक बंधुओं ध्यान रखें, आप जो भी सामग्री क्रय करते हैं या किसी सामग्री का निस्तारण करते हैं या आप दूसरी स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पीओ वगैरह, तो आपके पास में स्टॉक रजिस्टर होना चाहिए कि आपने ये सामग्री यहाँ से प्राप्त की और इसको यहाँ भेज दिया है, और उसका रिसीव्ट वगैरह भी आपको लेना चाहिए कि हमने ये सामग्री ली थी और इसकी हमने रिसीव्ट दे दी है। ठीक है, और अब इसका जो अगला पॉइंट है वो रहेगा पीओ के लिए। तो पीओ और यूसीओ के लिए क्या दायित्व रहेंगे? तो पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर पर कक्षावार नामांकन के अनुसार विद्यार्थियों को कला किट का वितरण करेंगे। ठीक है, तो जो कक्षावार नामांकन है उसके अनुसार स्कूलों को या संस्था प्रधानों को वो क्या करेंगे, कला किट का वितरण करेंगे। ठीक है, पीओ खुद अपने स्कूल में करेंगे, साथ ही साथ संस्था प्रधान है उनका भी दायित्व है। अलग अलग जो स्कूल हैं, जो मिडिल है या सीनियर है, उनके लिए भी ये दायित्व है। इसका दूसरा पॉइंट गाइडलाइन में लिखा जा रहा है कि अभिभावकों को कला किट के उपयोग के हेतु प्रेरित करें। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही इसके बारे में बताना है। अभिभावक जब पेरेंट्स मीटिंग होती है पीटीएम, उसमें कला किट के बारे में भी हम संस्था प्रधानों को, अभिभावकों को बताना चाहिए कि आप इसका भी उपयोग बच्चों से करवाएं घर पे। कक्षा कक्षीय गतिविधियां के अंतर्गत प्रस्तावित गृह कार्य में कला किट सामग्री का उपयोग सुनिश्चित करना है और विषय अध्यापक या विद्यार्थियों को भी प्रेरित करना है। यह काम भी संस्था प्रदान करेगा। अच्छा, अगला पॉइंट इसका आता है
अभिभावकों से संवाद करते हुए फीडबैक भी प्राप्त करना है कि किस प्रकार आपको लग रहा है, क्या ये वैल्यूएबल है, कितना फायदा मिल रहा है। तो ये जो फीडबैक है ये स्कूल से जाएगा ब्लॉक में, और ब्लॉक से जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट से जाएगा ये स्टेट में, ठीक है, काउंसिल में। अच्छा, अगला है शिक्षकों के साथ कला किट से विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य की नियमित समीक्षा करना। जो भी शिक्षकों के साथ कला किट में मतलब विद्यार्थियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसकी नियमित समीक्षा करेंगे। कौन करेंगे? संस्था प्रधान और पीओ। अगली बात करें, पीओ यूसीओ द्वारा क्षेत्राधीन विद्यालयों के भ्रमण या अवलोकन या निरीक्षण के दौरान कला किट के उपयोग की समीक्षा और शिक्षकों को मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करना। हमें जो पीओ के अधीनस्थ या यूसीओ के अधीनस्थ जो विद्यालय होते हैं वहाँ कला किट हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में जानकारी देना, उनको प्रेरित करना, उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के लिए उनको हम पाबंद कर सकते हैं। ब्लॉक द्वारा जो निर्धारित प्रारूप में जो स्टॉक एंट्री ब्लॉक को भिजवाते हुए विद्यालय स्तर पर भी स्टॉक रजिस्टर में सामग्री का संधारण करना है। तो ये जो जानकारी है ये स्कूल के लिए स्पेशल है। अगर आपको कला किट मिला हुआ तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, और आपके स्कूल में एक कला किट का प्रभारी होना चाहिए, और ये प्रभारी जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनमें से कोई वरिष्ठ अध्यापक या कोई भी हो सकता है, वरिष्ठ का कोई ठेका नहीं है ऐसा, ठीक है, लेकिन अनुभवी हो और जो बड़े एक्टिव आदमी हो उसे आप बना सकते हैं, और ये संस्था प्रधान के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और अब हम लेते हैं हम शिक्षकों के क्या दायित्व रहेंगे, ठीक है, इसमें शिक्षक अपनी क्या भूमिका निभाएंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, गाइडलाइन बहुत ही शानदार है, और गाइडलाइन आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है मित्रों के उनमें भी मिल जाएगी। अगला जो मेन पॉइंट आता है वो हम शिक्षकों के लिए आता है। देखिए शिक्षक साथियों, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा सभी विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी विज्ञान में या किसी और विषय में इसका उपयोग करें, जहां पर भी आपको जरूरत हो वहां पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, कक्षा कक्षीय गतिविधियों के अंतर्गत प्रस्तावित गृह कार्य में कला किट सामग्री के उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। गृह कार्य है तो वहां पर भी होना चाहिए। विद्यार्थियों में कला किट सामग्री के द्वारा सृजनात्मकता का विकास करना है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। कला किट का जो मेन उद्देश्य है वो है करके सीखना और क्रिएटिविटी विकसित करना, ठीक है। अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है, विद्यार्थियों द्वारा किए गए सृजनात्मक कार्य को कक्षा कक्ष, प्रार्थना स्थल या बाल सभा के मंच पर प्रदर्शित करना है। जब हमारी जो प्रार्थना होती है, ठीक है, तो प्रार्थना के दौरान भी इसका प्रदर्शन कर सकते हैं। आपकी जो बाल सभा होती है वहां पर भी इसका आप प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे सृजनात्मक कार्य को पोर्टफोलियो में संधारित किया जा सकता है, ये करना चाहिए हमें। अगला है, विषय अध्यापक द्वारा विषय में कला किट सामग्री का उपयोग करते हुए अधिगम को रुचिकर बनाना है। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाते हैं और अगर आप कला किट का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आप वास्तव में बड़ी भूल कर रहे हैं। आपको कला किट का उपयोग करना चाहिए, और अपने कक्षा कक्ष में भी कुछ पोस्टर वगैरह जो अच्छे बनाते हैं बच्चे उनको चस्पा भी करना चाहिए। अगला पढ़ते हैं, अभिभावकों को कला किट के बारे में जानकारी देते हुए उपयोग के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए, और विद्यार्थियों द्वारा जो तैयार सामग्री है उसको बहुविषय आधारित उपयोग हेतु प्रेरित करने के लिए हमें मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना चाहिए, ठीक है। तो एजुटेक मित्रा चैनल हमारा नया चैनल है, और अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हम बेहतरीन जो निर्देश होंगे हम आप तक शेयर करेंगे। अब देखिए, जब पीटीएम होती है तो पीटीएम या बच्चों को छोड़ने जब गार्जियन आते हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रह सकती है? विद्यार्थियों को कला किट के उपयोग से सृजनात्मक कार्य करने हेतु प्रेरित करना। देखिए, सृजनात्मक बहुत आ रहा है, मतलब बच्चे में क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। इसके अलावा विद्यालय में शिक्षक या संस्था प्रधान के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखना है। देखिए, पेरेंट्स और टीचर्स आपस में टच में रहेंगे तो बच्चा ग्रोथ करेगा। टीचर को कम मेहनत करनी पड़ेगी और बच्चा ज्यादा मेहनत करेगा स्वतः ही। तो ये आप में एक थोड़ा सा अच्छा सा कांटेक्ट होना चाहिए, और अपना जो बच्चे हैं बच्चों के साथ जो संप्रेषण है वो अच्छा होना चाहिए, और इसके साथ साथ
अभिभावकों के साथ भी हमारा संप्रेषण अच्छा होना चाहिए। ठीक है। और व्हाट्सएप जो इस्माइल के ग्रुप है वो अभी भी बने रखने चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इससे हम डायरेक्ट बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं और उनको जो भी कार्य देना होता है कुछ घर के लिए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन्हें दे सकते हैं। अब हम आकलन और मॉनिटरिंग के बारे में बात करेंगे। तो गत वर्ष उपलब्ध कराए गए कला किट कक्षा 1 से 5 की उपयोगिता और विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में हुए सुधार हेतु तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना है। देखिए ये शानदार बात आई है और हमारे लिए ध्यान देने योग्य है। जब ये फिर वापस इसको जब रिपीट किया जाएगा तो उस समय हमें इसके बारे में पता नहीं लगेगा। इस चीज को आप खासा थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, तो तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया जाना है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है आपको बाद में समझ में नहीं आएगी, तो आप सोचेंगे यार ये क्या चीज है, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं। फिर आप कहेंगे अरे गाइडलाइन में आया था, वहां मैंने पढ़ा था, वहां देखो आप, तो फिर ये आपके कंफ्यूजन कर देगी या मिलेगी नहीं गाइडलाइन। तो अतिरिक्त जिला शिक्षा जो अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक है एडीपीसी और समग्र शिक्षा कार्यालय द्वारा डाइट के माध्यम से जिले में कार्यरत REI पार्टनर का सहयोग लेते हुए तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए प्रश्न बैंक, टूल और रिपोर्ट का निर्माण और विश्लेषण कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और इस रिपोर्ट तृतीय पक्ष मूल्यांकन के लिए डाइट के अतिरिक्त अन्य राज्य के संस्थान का निर्धारण जो है वो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाएगा कि किन किन को इसमें और शामिल करना है। तृतीय पक्ष मूल्यांकन के बाद मूल्यांकन रिपोर्ट विकसित की जाए और रिपोर्ट को आवश्यक कार्रवाई हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर को भी भेजना है। एक प्रति सूचनार्थ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा को भी संबंधित जिले में संधारित करनी रहेगी। ठीक है, और जो मूल्यांकन रिपोर्ट में जो प्राप्त परिणामों के अनुसार जिला स्तर पर आयोजित जिला निष्पादन समिति की बैठक में चर्चा कर आवश्यक कार्रवाई हमें करनी रहेगी। ये जो पूरा का पूरा काम अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा का पूरा काम है जो डिस्ट्रिक्ट का है, जिले का काम है। ठीक है, जिला और डाइट। ठीक है, इसमें इस कार्य को संपादित करेंगे। इसका जो तीसरा पॉइंट है, कला किट की उपयोगिता और लाभार्थियों की संख्या के आंकलन हेतु सूचना समस्त संबंधित संस्था प्रधानों द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड की जाए। तो हो सकता है इसकी जो सूचना है वो शाला दर्पण पोर्टल के लिए एक अलग मेन्यू या टैब भी कुछ डेवलप किया जाए। तो इस हेतु शाला दर्पण पोर्टल पर नवीन मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है। देखिए नवीन मॉड्यूल आएगा, किसका आएगा? कला किट का। एक और तृतीय पक्ष मूल्यांकन भी होगा, नवीन कला किट भी होगा, सृजनात्मकता डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है। ठीक है, जिसका लिंक पृथक से साझा किया जाएगा। तो एक नया मॉड्यूल हमारे सामने आने जा रहा है और वो रहेगा कला किट से संबंधित। अब इसमें कुछ विशेष है, वो विशेष क्या है उस विशेष के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। विशेष क्या है आप थोड़ा नोट करें। कला किट की उपयोगिता पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की समझ विकसित करने हेतु परिषद मुख्यालय द्वारा एक वीडियो विकसित किया जा रहा है। कला किट की उपयोगिता पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की समझ विकसित करने के लिए जो परिषद है उसके द्वारा वीडियो विकसित किया जा रहा है। इस वीडियो का लिंक है वो संबंधित शिक्षक संस्था प्रधानों के साथ साझा किया जाएगा और वीडियो का लिंक पत्र के माध्यम से अलग से साझा किया जाएगा। तो जब भी ये साझा किया जाएगा तो हम आपको जो हमारे व्हाट्सएप या जो हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है या हमारे जो फेसबुक ग्रुप है उनके माध्यम से हम भी आपको साझा करेंगे। तो इन तीनों के जो लिंक है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं। नो ब्रेक डे के दिन कला किट का अधिकाधिक उपयोग करवाएं। देखिए नो ब्रेक डे के दिन क्या करते हैं, अधिकतर स्कूलों में ऐसा सुनने में आया है कि वो एक साथ बैठ जाते हैं और बाल सभा वगैरह उस टाइप कुछ काम करते हैं। तो वैसा नहीं करना है, हमें जो गाइडलाइन आई है हमारी नो ब्रेक डे के लिए उसका पालन करते हुए हमें कार्य को निष्पादित करना है। और एक दिन आप नो ब्रेक डे के दिन कला किट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करवा सकते हैं, चित्रकारी करवा सकते हैं, क्रिएटिविटी डेवलप करवा सकते हैं, कोई प्रतियोगिता करवा सकते हैं। ठीक है, और एक ध्यान रखें खास बात इसका कि जिस मद के लिए राशि स्वीकृत की गई है वह भी उसी मद से किया जाना है।
जिस मद से जिस जो बजट हेड है उससे राशि मिली है उसी में से ही खर्च किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी विशेष जानकारी। और ये जो जानकारी है वो हम आपको राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा एक वैलिड जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मार्फत से हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने काफी कुछ जानकारियां आपके साथ साझा की है। ये जो गाइडलाइन है वो स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के द्वारा साइंड है और अप्रूव्ड है। हमने ऑथेंटिक जो जानकारी है वो आप तक पहुंचाने का कार्य किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस चैनल के द्वारा साथ ही इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने जो पीओ ग्रुप हैं उनके अंदर इसको शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।